वेब पेज डेवलपमेंट यूजिंग HTML। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ टैग्स लिखे हैं, ठीक है, जो हमारे बच गए थे लास्ट क्लास में, तो वो मैंने यहाँ टाइप कर लिए हैं। तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टैग है BR, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रेक लाइन। और फिर मेरे पास टैग है प्रे का। प्रे की फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके बाद हम हर टैग को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टैग डेल का, जो कि यूज़ होता है डिलीट करने के लिए। फिर आता है इंस यानी इंसर्टेड टेक्स्ट का। फिर आता है ए का, जिसे कहते हैं एंकर टैग। अब हम पहले BR टैग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। BR, to break a line after a paragraph or a sentence। BR टैग इसलिए यूज़ होता है कि आप किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ के बाद एक लाइन ब्रेक करें और फिर आपका जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो शुरू हो। ओके, अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं, वेब पेज डेवलपमेंट यूजिंग HTML। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ टैग्स। प्री का टैग इसलिए यूज़ होता है कि आपके जो टेक्स्ट है वो आपका उसी तरह प्रिंट हो जाएगा जिस तरह से आपने लिखा हुआ है HTML डॉक्यूमेंट पे। वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि आप जो स्पेसेस डालते हैं वो आपकी काउंट नहीं होती। आप जो स्पेसेस अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं वो आपकी शो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप प्री के टैग में उसे डालते हैं आप अपने टेक्स्ट को, तो आपकी जो स्पेसेस होंगी वो भी काउंट होंगी और जिस तरह आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे उसी तरह से आपको ब्राउज़र पे शो होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ नोटपैड पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने वेब को और अपने डॉक्यूमेंट को एक साथ ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मैं यहाँ स्पेसेस भी डालती हूँ तो मेरा ब्राउज़र उसे किस तरह से इंटरप्रेट करेगा। इसे मैं सेव कर लेती हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पे जाके रीलोड करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई डिफरेंस शो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ प्री का टैग लगाऊंगी तो क्या होगा। मैंने प्री का टैग लगा लिया है और इसे मैं सेव कर लेती हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं जाऊँगी अपने वेब पे और मैं इसे करूँगी रीलोड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने स्पेसेस दी थी वो यहाँ प्रिंट हो चुकी हैं, क्योंकि जो प्री का टैग होता है ये आपके जो टेक्स्ट होता है आपका उसे बिल्कुल उसी तरह से प्रिंट करता है जिस तरह से आपने इसे HTML डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, चाहे उसमें स्पेसेस डाली हो या ना डाली हो। अगर आप प्री का टैग नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरह होगा, ये आपकी स्पेसेस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ मैं रीलोड करूँ तो ये देखिए, ये आपकी स्पेसेस को काउंट नहीं करेगा। और अगर मैं प्री का टैग लगाऊंगी तो जिस तरह से आपने अपना टेक्स्ट लिखा होगा वो उसी तरह से प्रिंट होगा। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है डेल का, यानी डिलीटेड टेक्स्ट का, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं। The HTML del element defines text that has been deleted from a document. Browsers will usually strike a line through deleted text. For example, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो del का टैग होता है ये आपका डिफाइन करता है उस आपके टेक्स्ट को जो कि आपने डिलीट कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट से, और आप इस तरह से इसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं डेल का टैग लगा के, ठीक है। और इसके साथ एक और टैग भी यूज़ होता है और वो होता है इंस का, यानी इंसर्टेड टेक्स्ट का, ठीक है। ये क्या करता है, द HTML यानी इंसर्टेड टेक्स्ट एलिमेंट डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। ब्राउजर्स विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। अगर आप कोई टेक्स्ट डिलीट कर दें और उसकी जगह आपने ये टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो आप उसमें इंस का टैग साथ लगाते हैं, ठीक है। और जो आपका टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन में शो होगा,
ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं अभी अपने नोटपैड पे। ओके, तो यहाँ पे मैं डेल का यानी डिलीटेड टेक्स्ट का टैग लगाने वाली हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका ओपनिंग टैग लगाऊंगी और यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मेरा डिलीट हो जाए, यानी इसे मैं कट कर दूँ, स्ट्राइक थ्रू हो जाए ये, तो इसलिए मैं ये डेल का टैग लगा देती हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ और मैं चाहती हूँ ये जो टेक्स्ट है ये हमारा इंसर्ट हो जाए इसकी जगह, और जो इंसर्टेड टेक्स्ट होगा वो मेरा अंडरलाइन में शो होगा। पहले हम डिलीटेड टेक्स्ट को देख लेते हैं वो किस तरह शो होगा। मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और यहाँ पे जब मैं रीलोड करूँगी ना तो ये देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो रहा है। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट आपने डेल के टैग के बिटवीन लिखा था वो आपका स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अपने नोट पैड पे इंस का टैग लगाने वाली हूँ। ठीक है, इंस यानी इंसर्टेड टेक्स्ट का टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये लगा चुकी हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगी, मैं इसे रीलोड करती हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने इंस यानी इंसर्टेड टेक्स्ट वाले टैग के अंदर मैंने लिखा था वो मेरा अंडरलाइन हो चुका है, और जो मैंने डेल यानी डिलीटेड टेक्स्ट में अपना कंटेंट लिखा था वो मेरा स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट अपने टैग की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टैग है ए यानी एंकर टैग। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टैग। इससे क्या कर सकते हैं हम, आइए रीड करते हैं। द ए यानी एंकर टैग defines a hyperlink which is used to link from one page to another। आप अपने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से ए यानी एंकर टैग के ज़रिए इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी और वेबसाइट पे जो कि किसी और नेम से किसी और डोमेन से पब्लिश्ड है, आप उसकी भी किसी वेब पेज को आप अपने वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं ए यानी एंकर टैग के साथ। ठीक है, ये हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। इसे भी हम नोटपैड पे चेक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एंकर टैग किस तरह यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने google.com खोल लिया है और मैं इसका ये कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इसका वेब एड्रेस, और अब मैं इसे यहाँ लिंक करने वाली हूँ अपने वेब पेज के साथ। ठीक है, ये मेरा वेब पेज है। ठीक है, जिस पे मैंने टेक्स्ट लिखा है बॉडी में अस्सलाम वालेकुम, इट इज़ माई वेब पेज। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा रीडर है, जो मेरा स्क्रीन रीडर है, वो मेरे अस्सलाम वालेकुम को जब क्लिक करे तो उससे मेरा google.com खुल जाए। ठीक है, या मैं इस तरह कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं गूगल लिख दूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जो रीडर है, ठीक है, वो मेरे इस गूगल को क्लिक करे तो फिर हमारा google.com खुल जाए। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करूँगी। ठीक है, याद रखिए एंकर टैग जो है ये है पेयर टैग, तो इसलिए इसके एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग टैग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कर सकती हूँ। ठीक है, अभी जो मैं कर रही हूँ ना ये आपको सही समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अंदर लिख रही हूँ आपने बस इतना याद रखना है, ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये अभी हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं ये लिख चुकी हूँ। ठीक है, और सिंपली मेरा मकसद है कि अभी आपको एंकर टैग का यूज़ समझा दूँ, और फिर उसके बाद हम जो ये मैंने लिखा है ना ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, मैं ये आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, और अब यहाँ पे मैं इसे रीलोड करती हूँ और यहाँ पे रीलोड करती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास गूगल का एक टैग आ गया है, एक बटन आ गया है। ठीक है, गूगल का मेरे पास बटन आ गया है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा google.com ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एंकर टैग यूज़ होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक समरी है, जहाँ पे हमारे पास वो सारे हमारे पास टैग आ चुके हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ बहुत सारे और भी टैग्स हैं, डिव टैग, स्पैम टैग, इसके साथ बहुत सारे टैग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके साथ साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कि मेजर टैग्स थे जो कि अभी आपको फेमिलियर कराना बहुत ज़रूरी था, तो मैं उनकी एक मैंने समरी बनाई है। ठीक है, तो हम इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले पढ़ा बी यानी बोल्ड टेक्स्ट, फिर स्ट्रॉन्ग यानी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, फिर आई यानी इटैलिक टेक्स्ट का हमने टैग पढ़ा। ठीक है, इन टैग्स के बाद फिर हमने पढ़ा ई एम, जो कि यूज होता है एम्फसाइज टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मार्क यानी मार्क टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सब यानी सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सब यानी सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, फिर आता है हमारा स्मॉल का टैग। स्मॉल होता है यूज स्मॉलर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेल होता है यूज रिलेटेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंस होता है इंसर्टेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर आ जाता है हमारा लास्ट पे जो कि अभी हमने रीड किया है ए यानी एंकर टैग, जो कि यूज होता है हाइपरलिंक के लिए। अच्छा जी, तो स्मॉल के साथ एक होता है बिग टैग। ठीक है, लेकिन ये जो स्मॉल और बिग टैग होता है ना, ये इनका बस ये काम होता है कि आपका जो टेक्स्ट है इसका साइज स्मॉल में स्मॉल हो जाता है और बिग टैग में इसका साइज बिग हो जाता है। तो ये ज़्यादातर CSS में यूज़ होता है, तो हम CSS नहीं पढ़ रहे, हम HTML पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब हम चलते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आइए पहले से रीड करते हैं। HTML attributes. HTML attributes provide additional information about HTML elements. ठीक है, जो HTML attributes हैं वो आपको additional information provide करते हैं HTML elements के बारे में। HTML elements हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो हमारे थे HTML head, body, इस तरह करके जो हमारे HTML elements थे हम ये पहले कवर कर चुके हैं। इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं HTML attributes। ठीक है, all HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about elements. जो attributes हैं वो हमें additional information provide करते हैं elements के बारे में। Attributes are always specified in the start tag. ठीक है, जो हमारा एक स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, तो जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग होता है, उसके अंदर हमेशा हमारी ये एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इक्वल्स टू द वैल्यू। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके नेम और वैल्यू के पेयर में आते हैं। ठीक है, हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंकर टैग के लिए जो सा हमारा एट्रीब्यूट यूज होता है यानी हमारा href वाला एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट specifies the URL of the page the link goes to। ठीक है, तो जो href वाला हमारा एट्रीब्यूट होता है जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास हाइपर रेफरेंस टेक्स्ट। ठीक है, जो कि यूज होता है हमारे ए यानी एंकर टैग में। ये इसलिए यूज होता है कि इसके अंदर हम अपना URL पेस्ट कर दें जिस हम पेज पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट which indicates the link's destination। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ए यानी एंकर टैग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा href एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपका लिंक जो है, जो कि आपने जिस पे जाना है उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। ठीक है, By default, links will appear as follows in all browsers। ठीक है, आपका जो लिंक होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आपका अपीयर होगा। ठीक है, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। आपने जो भी लिंक उसमें इंसर्ट किया होगा एंकर टैग में, ठीक है, जब आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाएंगे और आप उसे देखेंगे तो जो आपका लिंक होगा, जो आपका टेक्स्ट होगा जिसे आपने लिंक बनाया होगा, तो वो अगर आपका अनविजिटेड है यानी अभी आपने उस पर क्लिक नहीं किया तो वो अंडरलाइन होगा और उसका कलर ब्लू होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट यूज़ किया था और इसके अंदर मैंने google.com का मैंने लिंक डाल दिया था। ठीक है, और ये जो आपका href यानी हाइपर रेफरेंस टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट होता है, ये आपका जो वो इसके अंदर इंसर्टेड होती है। ठीक है,
और यहाँ पे आपने इन दो टैग्स के बिटवीन अपना टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है, जिस पे क्लिक करके आप अपने उस डेस्टिनेशन पर, आप अपने उस वेब एड्रेस पर पहुंच जाएं। और जैसा कि उसमें मैंने आपको टेक्स्ट में भी बताया कि जो आपका लिंक होगा, ठीक है, उसके आपके एंकर टैग के बिटवीन जो सा टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट होगा वो आपका ब्लू कलर में होगा और वो आपका अंडरलाइन होगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। यहाँ पे अब हम अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है हमारा SRC यानी सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक है। ये आपका यूज़ होता है इमेज टैग के अंदर, ठीक है। इमेज टैग की हम एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो हम पहले रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है The image tag is used to embed an image in an HTML page। ये जो आपका इमेज वाला टैग होता है ये इसलिए यूज़ होता है कि आप एम्बेड करें, यानी एम्बेड मतलब आप किसी की इमेज को या अपने ही इमेज को आप वहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है। तो इसे इसलिए यूज़ करते हैं, इमेज टैग को इसलिए यूज़ करते हैं कि आप किसी इमेज को अपने HTML पेज पे एम्बेड करें, ठीक है। द SRC यानी सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो ये जो आपका इमेज टैग होता है, ठीक है, इसमें जो आपका एट्रीब्यूट होता है SRC यानी सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है आपके पाथ को, आपके इमेज के पाथ को, जो कि इमेज आपकी अभी डिस्प्ले होगी, ओके। जिस तरह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं अपने नोटपैड पे आपको इमेज सोर्स वाले एट्रीब्यूट को यूज़ करके दिखाऊंगी। पहले मैं इमेज का टैग लिखूंगी, उसके अंदर मैं सोर्स का एट्रीब्यूट लगा के अब मैं यहाँ पे इसका लिख दूंगी URL, ठीक है, यहाँ पे। और मैं यहाँ से और मैं इस नोटबुक की इमेज को इंसर्ट करूँगी अपने पेज में, ठीक है। और मैं इसे राइट क्लिक करके इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगी और यहाँ पे मैं जाके इसे Ctrl+V कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, मैं इसे Ctrl+S करूँगी और अपनी जाऊंगी अपने वेब पेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने अपना URL पेस्ट किया और मैंने इसे रीलोड किया, तो यहाँ पे मेरी इमेज पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको फुल स्क्रीन व्यू दिखाती हूँ। ये मेरी इमेज यहाँ पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी हमारी पेस्ट हुई है, तो मैं इसे भी सेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ते हैं अपने इमेज सोर्स एट्रीब्यूट की, ठीक है। 2 हमारे URL की टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। हम इसमें URL इंसर्ट करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट में। तो यहाँ क्या लिखा है हम वो पहले रीड आउट कर लेते हैं। There are 2 ways to specify the URL in the source attribute, ठीक है। यहाँ 2 हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक आती है हमारे पास एब्सोल्यूट URL और फिर आती है रिलेटिव URL, ठीक है। एब्सोल्यूट URL हमारे क्या होती है और रिलेटिव URL हमारा क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। तो जो हमारा एब्सोल्यूट URL होता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? It links to an external image that is hosted on another website। ये हमें किसी और वेबसाइट के पेज पर ले जाता है। अगर हम किसी और वेबसाइट के पेज पर जाएं और उनका वेब एड्रेस हम कॉपी करें, जिस तरह से अभी हमने किया, तो वो हमने जो कॉपी किया वो हमारा होगा एब्सोल्यूट URL, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लिंक जो कि हम किसी और की वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट URL, जिस तरह कि हमने भी किया था और यहाँ एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है
जो कि है एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। अगर आप किसी और की इमेजेस लेंगे तो हो सकता है कि उस पर कॉपीराइट इशू आ जाए और आपकी वेबसाइट जो है, आपका वेब पेज है, वो पब्लिश होने में आपको मुश्किल हो। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज़ इट, अगर आप किसी से परमिशन नहीं लेंगे, उसके ऑनर से परमिशन ना लें, सो यू मे बी इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीराइट लॉज की आप वायलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, जिस वजह से आपकी इमेज वहाँ पे पब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन एडिशन यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल इमेजेस, इट कैन सडनली बी रिमूव्ड और चेंज्ड। आप अपनी एक्सटर्नल इमेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते जो कि आपने एब्सोल्यूट यूआरएल से ली है। ठीक है, हो सकता है कि जो उसका ऑनर है वो उनको डिलीट कर दे, या फिर मे बी दे आर चेंज्ड और रिमूव्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी इमेजेस लें। अपनी इमेजेस कैसे लेते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं। ठीक है, अपनी इमेजेस यानी आपकी इमेजेस जिन्हें कहेंगे हम रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, आपकी यूआरएल्स, ठीक है, लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट पे पब्लिश की गई हैं। ठीक है, आपने किसी और वेब पेज पे लगाई हैं, तो उन इमेजेस की यूआरएल को हम कहेंगे relative URL. ठीक है, here the URL does not include the domain name. ये मतलब है कि जो आपका URL होगा उसमें डोमेन नेम नहीं होगा, यानी आपकी वेबसाइट का नेम नहीं होगा। If the URL begins without a slash, it will be relative to the current page. अगर आपने एक पेज पे पहले भी एक इमेज लगाई और अब आप दोबारा लगा रहे हैं उसका कहीं से कॉपी करके अपना ही URL, ठीक है, तो उस पे स्टार्ट में उसकी स्लैश नहीं होगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि image_girl.jpg, ये एक लिंक है। ठीक है, जो कि हमने किसी वेबसाइट से लिया है। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग पे एक स्लैश नहीं आ रही। ठीक है, और ना ही इसमें कोई डोमेन नेम है। तो क्या ये रिलेटिव यूआरएल है या ये एब्सोल्यूट यूआरएल है? जी हाँ, ये रिलेटिव यूआरएल है। वो हमें कैसे पता चला? वो मुझे ऐसे पता चला कि इसमें स्टार्ट पे डोमेन नेम नहीं है। जिस पे स्टार्ट में डोमेन नेम होता है यानी किसी वेबसाइट का नेम होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमारे पास google.com था। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास google.com नहीं लिखा। इसका मतलब वो जो इमेज थी, ये जो इमेज है, ये मैंने गूगल से ली है, लेकिन ये जो इमेज है ये गूगल से नहीं ली गई, ये मेरे ही वेब पेज पे कहीं इंसर्ट हुई थी। दैट्स वाई इस पे एक स्लैश नहीं आई स्टार्ट पे। ठीक है, जो रिलेटिव यूआरएल होते हैं उन पे स्टार्ट पे स्लैश आती है इस तरह से। ठीक है, और इस पे आपको एक टिप भी दी गई है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव यूआरएल्स। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपना रिलेटिव यूआरएल ही यूज़ करें। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ रिलेटिव यूआरएल आप किस तरह से लगाएंगे। अभी जो हमने लगाया था वो एब्सोल्यूट यूआरएल था जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है, अब हम रिलेटिव यूआरएल इंसर्ट करते हैं। वेबसाइट तो नहीं है तो मैं इस तरह करूँगी कि मैं इस इमेज को कर लूँगी डाउनलोड। ठीक है, और मैं इसे सेव करूँगी सबसे पहले तो। ठीक है, ये मेरी इमेज हो गई सेव मेरे पास। और अब मैं क्या, तो मैं आपको साथ में करके भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी फाइल एक्सप्लोरर पर, डाउनलोड्स में जाके मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर ली इमेज की राइट क्लिक करके। ठीक है, और अब मैं यहाँ सिक्योरिटी में जाऊँगी और ये जो इसका वेब एड्रेस है मैं इसे कर लूँगी कॉपी। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, इसे Ctrl+C कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नीचे शो हो रहा है, मुझे इससे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इससे आपको बचने के लिए आप इस तरह करेंगे कि फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप पे क्लिक कर दें, तो ये आपका एक ही जगह पे सारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने
इसको चेंज करना है, इसकी मैंने बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से मैंने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने इसे रिप्लेस कर दिया और मैं इसे करूँगी Ctrl+S और अब मैं जाऊँगी अपने ब्राउज़र पर, इसे रीलोड करूँगी। रीलोड करने के बाद यहाँ पे मुझे वो इमेज दोबारा से मिल गई है। मैं इसे अभी कर देती हूँ क्लोज और मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ रीलोड करती हूँ। तो यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही है जो कि मैंने रिलेटिव URL से यहाँ पे इंसर्ट की है, ठीक है। यहाँ हम इसे रीड आउट कर लेते हैं पहले। Width and height attributes. The width and height attributes. The image tag should also contain the width and height attributes, which specify the width and height of the image in pixels. ठीक है, आप इसे पिक्सल्स में शो करेंगे। आप विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स बेसिकली करते ये हैं कि इमेज टैग के अंदर जो आपने इमेज सोर्स का एट्रीब्यूट आगे लगाना है, उसके बाद जब आप इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज कर लेते हैं तो उसके बाद आप विथ या हाइट को अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कर लेते हैं अभी। अब इससे क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली आप इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा विथ और हाइट क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो इस तरह से आपके पास वर्टिकल साइड होती है वो कहलाती है हाइट और जो हॉरिजॉन्टली होती है वो कहलाती है आपकी विड्थ, ठीक है। तो आप जब भी इसे मेंशन करेंगे तो आप किस में लिखेंगे, आप लिखेंगे अपने पिक्सल्स में यानी px में, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये काफ़ी मेरे पास बड़ी इमेज है यहाँ पे, तो मैं इसकी विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से अकॉर्डिंगली सेट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ की हेडिंग देखिए इक्वल्स टू एंड डबल कोटेशन मार्क्स दूंगी और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 पिक्सल्स रखती हूँ और इसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 100 पिक्सल्स हमारी इमेज इतनी छोटी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं तो ओनली विड्थ सेट करें, इसकी हाइट अकॉर्डिंगली खुद ही सेट हो जाएगी। और अगर आप इसकी हाइट सेट कर रहे हैं तो ओनली इसकी हाइट सेट करें, वरना आपका ये सारा ख़राब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट देखती हूँ, कुछ से कोई ये आपकी इमेज बहुत अजीब तरीके से आ रही है, ठीक है, और काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस तरह से हम इसे सेट नहीं कर सकते। सो बेटर यही होगा कि आप कोई एक चीज़ सेट करें और दूसरी चीज़ अकॉर्डिंगली खुद ही इसकी सेट हो जाती है। इफ our image is not shown in the output due to some issues. अब लेट्स इमेजिन आपका कोई इंटरनेट इशू है या फिर जो आपका सर्वर है वो आपका सही नहीं है या कोई मसला आ रहा है जिस वजह से आपकी ये इमेज सही नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ये गलत लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब मैं इसे देखूँगी ना, से रीलोड करूँगी इमेज को, तो ये देखिए मेरी जो इमेज है वो इस तरह से छोटी सी ऐसे इमेज का आइकन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गलती हो गई है आपके URL में या कोई आपकी मिस्टेक कहीं आ रही है जिस वजह से आपकी इमेज नहीं सही खुल रही, ठीक है, तो आपका जो रीडर है उसे समटाइम्स उसका इंटरनेट नहीं इतना स्ट्रांग होता कि उसकी इमेज ओपन हो सके, तो उससे आपने ये बताना होता है कि ये आपका जो इसमें डाटा था, ये जो इमेज है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करती थी या नहीं। ऑल्टरनेट का एट्रीब्यूट, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क और हम यहाँ लिख देंगे नोटबुक की हमारी इमेज थी, तो लेट्स से हम यहाँ नोटबुक लिख देते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ Ctrl+S करके जब यहाँ हम चेकआउट करेंगे ना तो यहाँ इस तरह से नोटबुक लिखा आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक लिखा हुआ था, ठीक है, एक नोटबुक की पिक्चर थी। तो अगर मैं इसे सही कर दूं और इसे देखते हैं हम, तो हमारी इमेज दोबारा से वापस आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा था ये तभी वैलिड होगा जबकि इसमें कोई गलती होगी या फिर आपके इंटरनेट का कोई इशू आ रहा होगा, ठीक है। क्लास नंबर 4 एंड हो चुकी है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि सारी आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपके पेज पर मिलते रहें। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।